हमारा विश्व अनेक समस्याओं से वर्तमान समय में जूझ रहा है। कहीं आप शिक्षा जैसी समस्या को देखते हैं, कहीं आप स्वास्थ्य जैसी समस्या को देखते हैं, लेकिन पर्यावरण संबंधी विषय एक ऐसा विषय है जिसके बाहुबल में लगातार पूरा विश्व जकड़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी गंभीर प्रयास करने बाकी हैं। हम अगर भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देश को देखें तो इसमें हिमालयी राज्य इन पर्यावरण संबंधी समस्याओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़, कहीं एवलांच जैसी समस्याएं हर वर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में आप सुनते हुए देख रहे होंगे, लेकिन उत्तराखंड इसमें अत्यधिक संवेदनशील राज्य के रूप में हमारे बीच में निकल करके सामने आ रहा है। उत्तराखंड इन प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक राज्य है। 1999 में बद्रीनाथ में आने वाले भूकंप से लेकर के 2013 में केदारनाथ आपदा और 2021 में चमोली में ही ग्लेशियर बस्ट जैसी घटना हुई और हाल ही में 2021 में द्रौपदी के डांडा में एवलांचे से होने वाली दुर्घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी के डांडा में हाल ही में हुई दुर्घटना के विषय में। द्रौपदी का डांडा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री रेंज में स्थित है। उत्तरकाशी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर द्रौपदी का डांडा, जिसकी ऊंचाई 5700 से 6000 मीटर के बीच आंकी जाती है। द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित निम यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका कारण यह है कि पर्वतारोहियों के द्वारा यह माना जाता है कि प्रशिक्षण के लिए यानी एडवांस प्रशिक्षण के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए होती हैं वह द्रौपदी के डांडा में सभी मौजूद हैं। इसलिए निम यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी द्रौपदी के डांडा को अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए प्रत्येक वर्ष या प्रयोग में लाता है। इस पर्वत का नाम द्रौपदी का डांडा होने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उस समय द्रौपदी इस पर्वत पर फिसल करके गिर गई थी और तब से इस पर्वत का नाम द्रौपदी का डांडा रखा गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एक दल के साथ पर्वतारोहण ट्रेनिंग के लिए द्रौपदी के डांडा की ओर प्रस्थान करता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और द्रौपदी के डांडा के बीच निम का एक अस्थायी कार्यालय मौजूद है, जहां पर एडवांस ट्रेनिंग से पूर्व बेसिक प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को दिया जाता है। बेसिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को द्रौपदी के डांडा की ओर एडवांस प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाता है। 14 सितंबर को जब अभ्यर्थी बेस कैंप पर पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नियमित बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद 4 अक्टूबर को यही अभ्यर्थी द्रौपदी के डांडा की ओर एडवांस ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। उसी दिन 4 अक्टूबर को वापसी में लौटते समय निम के बेसिक प्रशिक्षण संस्थान के बीच यानी बेस कैंप के बीच और द्रौपदी के डांडा के बीच एक एवलांचे निकल करके सामने आता है और उसके नीचे कई सारे प्रशिक्षण अभ्यर्थी यानी प्रशिक्षु दब जाते हैं। दबने के बाद जब इन अभ्यर्थियों की खोज में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक इसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर है और 2 लोग अभी भी इस दल के लापता हैं। सविता सांगवान के नेतृत्व में गई यह टीम अपने नियमित रास्ते के अनुरूप ही द्रौपदी के डांडा गई थी और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए ये लोग वापस आ रहे थे, लेकिन प्राकृतिक दुर्घटना जिसमें ग्लेशियर बस्ट और एवलांचे जैसी दुर्घटनाएं अक्सर आपको हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, तो एक एवलांचे की चपेट में ये सारे अभ्यर्थी आते हैं और इनमें से 27 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सरकार के द्वारा और संस्थान के द्वारा पुष्टि कर ली गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पूर्व अभ्यर्थियों का मानना यह है कि द्रौपदी का डांडा पर्वतारोहियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, लेकिन इस वर्ष ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से यह दुर्घटना होती है। कई पर्यावरणविदों का मानना है कि बदलती पर्यावरण पारिस्थितिकी इसका सबसे बड़ा कारण है, लेकिन कुछ अन्य लोगों का कहना है कि पिछले शीत वर्ष में अधिक हिमपात होने की वजह से कोमल बर्फ हिमालयी क्षेत्रों में अधिक है और कोमल बर्फ यानी मुलायम बर्फ के होने से एवलांचे जैसी घटनाएं अत्यधिक संख्या में होने लगती है और यही कारण इस दुर्घटना के पीछे प्रमुख वजह बताई जा रही है।
इन सब के बीच यह बात निकल कर के सामने आती है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो पर्वतारोहियों के लिए एक स्कूल की तरह, एक ट्रेनिंग संस्थान की तरह कार्य करती है, जिसकी पर्वतारोहण में महारत हासिल है, क्या उसके द्वारा इस प्रकार की आपदाओं का आकलन पहले किया गया था या नहीं किया गया था? अगर आकलन किया गया था तो इसके लिए क्या सेफ्टी मेजॉरिटी को लेकर के साथ चला जाना चाहिए था? अगर सेफ्टी मेजॉरिटी को साथ लेकर के नहीं चला गया था तो इस पर क्या जांच होनी चाहिए? क्या आगे इस प्रकार के प्रशिक्षण को करने से पूर्व इस प्रकार की किसी व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए? यह निश्चित ही संस्थान के लिए और सरकार के लिए एक चिंतनीय विषय है कि किस प्रकार से आने वाले समय में इन आपदाओं को कम किया जा सकता है। हम इस बात से भी परिचित हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का पूर्व में पूर्णतया आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन विधिवत तकनीकी के प्रयोग से हम इन आपदाओं को अगर कम करने में समर्थ हैं तो इसके लिए भी सरकार और संस्थान के द्वारा बराबर प्रयास किया जाना चाहिए। हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ रही ऐसी समस्याएं लगातार भारत सरकार के लिए और वैश्विक समुदाय के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में कार्य करती है। यह सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व को पर्यावरण संबंधी विषयों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संबंधी संस्थानों के द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जैसे संगठनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन संगठनों के द्वारा होने वाली मीटिंगों और इनमें लिए गए निर्णयों को अधिक प्रभावी रूप से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा हम जिस ओर इस पर्यावरण को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम मानव उत्थान के लिए जिस प्रकार से पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं, यह निश्चित ही आने वाले समय में मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और शायद इसका मुकाबला करने के लिए पूरी मानव सभ्यता पूरी ताकत के साथ भी इसे नहीं संभाल पाएगी।